हाँ बेटा, नेक्स्ट डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जिसको हमने बोला था अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या बोला था? अप्रकाशिक अभिक्रिया। देखो बेटा, अप्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब अंधकार अभिक्रिया नहीं है। लाइट रिएक्शन का मतलब जो सन के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। इस अभिक्रिया को हम सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, नॉन डिपेंडेंट भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है ये डार्क रिएक्शन अंधेरे में तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इस डार्क रिएक्शन में बहुत सारे एंजाइम ऐसे काम में आएंगे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक्टिव होते हैं, है ना। तो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करने वाली अभिक्रिया जिसको हमने लाइट रिएक्शन बोला था, और प्रकाश पर अनिर्भर रहने वाली अभिक्रिया जिनको हम डार्क रिएक्शन के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है समझना इधर। डार्क रिएक्शन का मतलब है हमें CO2 को ठिकाने लगाना है और किसका फॉर्मेशन करना है? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना है। क्लियर? CO2 को ठिकाने लगा करके हमें C6H12O6 का फॉर्मेशन करना है। ये प्रक्रिया जो है वो किस अभिक्रिया के अंतर्गत आती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, अप्रकाशिक अभिक्रिया को सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया था उसका नाम था ब्लैकमैन, है ना। इस ब्लैकमैन ने सबसे पहले ये जो अपनी डार्क रिएक्शन है उस डार्क रिएक्शन को बताया था। इसके बाद में साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था मेल्विन केल्विन, M केल्विन कहा जाता है। इस मेल्विन केल्विन ने एक कोशिकीय शैवाल, कौन सा शैवाल? एक कोशिकीय शैवाल जिसका नाम था क्लोरेला, और एक शैवाल था जिसका नाम था सिनेडेस्मस। इन दोनों के ऊपर इस मेल्विन केल्विन ने डार्क रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट किया, और उसके लिए इन्होंने यूज लिया था किसका? C14 का। जो CO2 के अंदर कार्बन था उसको जो रेडियो एक्टिव कार्बन उसको यूज किया, कार्बन 14 को C14 को यूज किया, और उस आधार पर इन्होंने इस CO2 को क्लोरेला और सिनेडेस्मस को एक्सपोज किया, यानी दिया, जिससे उन्होंने पाया कि जो C6H12O6 है उसके अंदर जो कार्बन थी वो हमें कैसे प्राप्त हुई? रेडियो एक्टिव प्राप्त हुई। चीज समझ में आई? अब इस डार्क रिएक्शन में CO2 को फिक्स करने के कई तरीके हैं। उनमें से हम जो तरीके पढ़ेंगे वो 3 तरीके हैं। पहला, CO2 को फिक्स करने का जो पहला तरीका है वो टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो डे में हो सकता है, दूसरा तरीका देखें तो वो भी डे में होता है, और तीसरा तरीका देखें तो वो किस में होता है? तो क्या CO2 का फिक्सेशन नाइट में भी हो सकता है? चलो देखते हैं। अगर डे के अंदर देखें, डे में देखें और नाइट में देखें, तो सबसे पहला उत्पाद कौन सा बनता है? सबसे पहला उत्पाद या पहला प्रोडक्ट कौन सा बनता है? पहली डे के अंदर प्रक्रिया देखते हैं तो अपने पास में एक 3 कार्बन का उत्पाद बनता है। कितने कार्बन का? दूसरे दिन में देखते हैं तो 4 कार्बन का उत्पाद बनता है, और नाइट में देखते हैं तो 4 कार्बन का उत्पाद बनता है। अब ये क्या चीज है? आगे देखते हैं। तो ये जो उत्पाद है वो कौन से थे? अगर 3 कार्बन का दिन के अंदर CO2 फिक्स हुई और पहला उत्पाद देखा वो था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, वहां पर 3PG आया था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ 4 कार्बन का देखा तो 4 कार्बन का क्या बना? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहां पर? क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले आया था। एसिटाइल कोएंजाइम A जिस टाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में मिला था तो सबसे पहले सिट्रिक एसिड बनाया था, इसलिए हमने उसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला था, राइट। और
नाइट की बात करें तो यहाँ पर भी 4 कार्बन का एक यौगिक बनता है, इसको हम ऑक्सीजोएसिटिक एसिड बोलते हैं। इन 3 तरीकों से हम CO2 को फिक्स कर देते हैं। अब इन 3 तरीकों का नाम क्या है? ठीक है, प्रक्रिया का या चक्र का जो नाम है वो क्या हो सकता है? जिस टाइम डे के अंदर 3 कार्बन का उत्पाद बनता है तो इस चक्र को हम बोलते हैं C3 चक्र। क्या बोलते हैं? अगर 4 कार्बन का उत्पाद बनता है तो इसको हम C4 चक्र के नाम से जानते हैं, बट वही 4 कार्बन का उत्पाद अगर नाइट के अंदर बनता है तो उसको हम कैम चक्र, वेरी गुड, कैम चक्र के नाम से जानते हैं। कैम चक्र नाम तो सुन लो, मतलब भी समझाएंगे। फुल फॉर्म है इसकी क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। फैमिली है क्रैसुलेसी, कैक्टेसी, जिनके अंदर रात के अंदर CO2 फिक्स होती है। ठीक है, डे नाइट के अंदर उनमें चलता है। किस प्रकार चलता है अपन आगे जिस टाइम ये साइकिल करेंगे उस टाइम बताएंगे। ओके, तो क्या हुआ, एक डे के अंदर बात की तो 3 कार्बन का उत्पाद बना, जिससे 3PGA बना, उसको हम C3 साइकिल के अंदर बढ़ेंगे। दूसरे दिन के अंदर देखा तो 4 कार्बन का उत्पाद बना, ऑक्सोलोएसिटिक एसिड, तो उसको हमने C4 चक्र में डाला। फिर देखे तो 4 कार्बन का उत्पाद लेकिन नाइट के अंदर बना ऑक्सोलोएसिटिक एसिड, को उसको हमने किस में डाला? CAM। चूंकि उत्पाद तो वही 4 कार्बन का बन रहा है, इसलिए C3 और C4 को हम C4 मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। कैसे होता है आगे एक एक करके हम देखेंगे। ठीक, समझ में आई? तो सबसे पहले हम डिस्कस करें किसके बारे में? C3 चक्र के बारे में। जो दिन के अंदर होता है उसका पहला उत्पाद जो है 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, और वो 3 कार्बन का कंपाउंड क्या होता है? 3PGA होता है। नाम से पता चलता है C3 साइकिल। सबसे पहले इस साइकिल को देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था मेल्विन केल्विन, फिर बेंसन एक और वैज्ञानिक था, फिर एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम था बेसन या बोसन कहते हैं, बेसन। ये 3 वैज्ञानिक थे। इन तीनों ने सबसे पहले C3 साइकिल को क्या किया था? प्रपोज किया था, C3 साइकिल को दिया था, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन और सबसे पहले जिसका आया था मेल्विन केल्विन का, जिन्होंने क्लोरेला और सिंडेस्मस एक कोशिकीय शैवाल के ऊपर सबसे पहले C14 यूज करके, है ना, C14 यूज करके जो प्रक्रिया बताई, CO2 को फिक्स किया जिससे कार्बोहाइड्रेट बना। इसलिए इस साइकिल को केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखें। और इस साइकिल को क्या कह सकते हैं? और इस साइकिल को हम ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं, सबसे पहला योगदान। और इस साइकिल को क्या कहते हैं? इस साइकिल को हम CO2 रिडक्शन भी कहते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपचयन। CO2 का अपचयन ही होगा ना, तो CO2 अपचयन वाली प्रक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। इसके अंदर सबसे पहले चूंकि हमें CO2 को ठिकाने लगाना है तो कोई ना कोई एक ऐसा अभिकारक, क्रिया कारक, है ना, होगा, सबस्ट्रेट होगा जो CO2 को ग्रहण करेगा। तो सबसे पहले CO2 को जो ग्रहण करता है उसका नाम क्या होता है? RUBP। फुल फॉर्म देखें, राइबुलोज राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। क्या लिखा? राइबुलोज 1,5 बिस। तो ये ही एक ऐसा क्रियाकारक सबस्ट्रेट है जो CO2 को सबसे पहले ग्रहण करता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में करता है? तो ये एक एंजाइम ध्यान रखना, एंजाइम का नाम है रूबिस्को। क्या नाम है? रूबिस्को की फुल फॉर्म राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेटेज, सॉरी कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, 2 चीजें। राइबुलोज 1,5 बिस, एक तो कार्बोक्सिलेज
और दूसरा ऑक्सीजनेशन। मतलब जिस टाइम CO2 की सांद्रता ज्यादा होगी तब तो ये इसकी तरह काम करेगा, जब ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होगी उस टाइम इस तरीके से काम करेगा। जिस टाइम CO2 ज्यादा है ऑक्सीजन कम है तो कार्बोक्सिलेज हो जाएगा, जिस टाइम CO2 का लेवल कम है और ऑक्सीजन का ज्यादा है तो ऑक्सीजनेज हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, प्रकाश श्वसन एक टॉपिक आएगा उसके अंदर देखेंगे। क्लियर? चलो इसको हम देखते हैं। C3 साइकिल है क्या बेटा? जो C3 साइकिल है ये 30 कार्बन का, कितना? 30 कार्बन का एक कन्वेयर बेल्ट है। 30 कार्बन का कन्वेयर बेल्ट है जिसमें जो 6 कार्बन के अणु हर बार फिक्स होते हैं। एक कन्वेयर बेल्ट का मतलब जैसे आप देखते हो माइंस के अंदर एक मशीनरी लगी होती है, उसके ऊपर बेल्ट चलता रहता है ना, जिससे उसके ऊपर कोई भी सामान डालते हैं, मछली वगैरह जो भी, वो चलता हुआ आता है और नीचे जो भी वाहन खड़ा है वो उसमें भर जाता है। वैसे ये भी एक प्रकार का बेल्ट है 30 कार्बन का, चलता रहेगा। कैसे चलता है? अपना तो काम क्या है कि CO2 को हमें ठिकाने लगाना है और बनाना क्या है? चलो बना देंगे, लेकिन बाद में कुछ पीछे चीजें बचेगी, उसका वापस भी तो हमें चक्र बोला है। चक्र का मतलब जहां खत्म किया है वहां पर हमें वापस है। चले देखो, सबसे पहले अपने पास में कौन है? चलो उससे पहले आपको मैं इसके स्टेप बता दूं। सबसे पहला स्टेप, CO2 को हम ठिकाने लगा रहे हैं, यानी कौन सी प्रक्रिया कर रहे हैं? कार्बोक्सिलीकरण। दूसरा स्टेप आ जाएगा इसमें कार्बोक्सिलीकरण के बाद में फॉस्फोरिलीकरण। तीसरा स्टेप अपचयन। चौथा स्टेप ग्लूकोज का निर्माण, यानी कि शर्करा का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण। और पांचवा स्टेप जो RUBP जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी का पुनर्जनन, पुनरुद्भवन कह सकते हैं, है ना, वापस रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। उसको हम वापस कैसे बनाएं? पहला क्या स्टेप है? कार्बोक्सिलीकरण। अपने पास में कौन है? फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है, इस राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के पास में कौन आएगा? कौन आएगा? किस एंजाइम की उपस्थिति में? रूबिस्को एंजाइम की। राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 को ठिकाने लगाएंगे तो सबसे पहले अपने पास में बनेगा क्या? 3PG, सबसे पहला स्थायी उत्पाद। इसके बीच में एक और उत्पाद बनता है, अपने इतने लेवल पे नहीं जाना, वो हायर लेवल में पढ़ाया जाता है, बनता भी है। 12 अणु बनते हैं जो आगे उसके 12 मॉलिक्यूल बनते हैं जो आगे चल करके 3PG में टूटते हैं। अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, देखो RUBP CO2 को ग्रहण किया, CO2 को ग्रहण करते ही रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में सबसे पहले क्या बना दिए? 3PG। ये CO2 जिसके 6 अणु, RUBP राइबुलोज कार्बन कितने? 5। राइबुलोज एक 5 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, और इसके भी कितने अणु चाहिए हमें? 6 अणु। चल 6 अणु CO2, इस 6 अणु या 6 मॉलिक्यूल से मिलता है तो 3PG के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा? पहला स्टेप समझ में आया, कार्बोक्सिलीकरण। किसी को दिक्कत? आगे चले। इस 3PGA से हम क्या बना रहे हैं बेटा? 1,3-डाई-PGA। जिस टाइम मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था उस टाइम बोला था कि इस चीज को समझ लेना, आगे C3 चक्र में काम आएगा। यहाँ काम आ रहा है। ग्लाइकोलाइसिस याद है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, DHAP, PGAL 1,3-डाई-PGAL
1,3 डाई पीजीए 3 पीजीए। अब हमें यहां से चलना है उल्टा। 3 पीजीए से मैंने क्या बनाया 1,3 डाई पीजीए, मतलब कि क्या किया 3 पीजीए 3 कार्बन का यौगिक है, उसके तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है, मैंने क्या किया पहले कार्बन पर भी जोड़ दिया, तीसरे पे तो था ही पहले पे जोड़ दिया, तो ये फॉस्फेट आएगा कहां से एटीपी से। एटीपी से फॉस्फेट आया, इसको दिया, पीछे क्या बना कितने चाहिए बेटा ऑब्वियसली 12 अणु है तो कितने चाहिए 12 चाहिए ना, इसके कितने अणु बनेंगे आगे चले। चलो दूसरी प्रक्रिया फॉस्फोरिलीकरण स्टेप समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, तीसरी चल गए। अब हम चले थे 3 पीजीए से ऊपर है 1,3 डाई पीजीए 1,3 डाई पीजीए से ऊपर आए 1,3 डाई पीजीएल और उससे बना था 3 पीजीएल, ठीक है। चलो 1,3 डाई पीजीएल हमने एसिड से बनाया एल्डिहाइड, वहां क्या किया था एल्डिहाइड से एसिड बनाया था, यानी कि क्या किया था एल्डिहाइड से एसिड बनाया था तो हाइड्रोजन को निकाला था, हाइड्रोजन को लेने कौन आया था NAD, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन हम लगा रहे हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एल्डिहाइड बना रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा जो प्रोसेस है उसको उल्टा कर दो, बस यहाँ पर NAD की जगह काम क्या आता है NADPH2 निकोटीनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, हाइड्रोजन को दिया तभी एल्डिहाइड बना, पीछे क्या बचा कितने तीसरी प्रक्रिया हाइड्रोजन तीसरी प्रक्रिया अपचयन समझ में आई। पहला स्टेप कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा फॉस्फोरिलीकरण, तीसरा अपचयन, अपचयन हाइड्रोजन निकला इससे जुड़ा तभी एल्डिहाइड बना ना। ओके आगे देखते हैं इस 1,3 डाई पीजीएल से क्या बनता है, कितने अणु, यहां तक चीज समझ में आई बेटा, किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। एंजाइम काम आएंगे ना, देख लो एटीपी है ऑब्वियसली काइनेज एंजाइम है ना, पहले तो मैं सब बता रखे, हाइड्रोजन निकल रहा है डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, वहां पर CO2 जुड़ रहा है कार्बोक्सिलेज, तो अपने पास कार्बोक्सिलेज रूबिस्को है, जहां जो क्वेश्चन पुट होता है ना वहीं पर वही चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बताएंगे सारी चीजें नो डाउट। चलो 3 PGL बना, ओके आगे देखो ये 3 PGAL बना, इस 3 PGAL के कितने अणु बने 12 बने, इन 12 को मैं 4 भागों में तोड़ रहा हूं, कितने भागों में 4 भागों में। सबसे पहले इधर देखना बेटा, यहां लिख रहा हूं मैं इसके 2 कितने अणु 2 अणु, किसके PGAL के कितने अणु, अच्छा ठीक है। फिर मैं इसके लिख रहा हूं यहाँ 3 अणु, कितने PGAL के 3 अणु, ओके। फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूं इस PGAL के 5 अणु, कितने अणु 5 अणु, कितने हो गए 10, पीछे कितने बचे, यहाँ मैं लिख रहा हूं इस PGAL के 2 अणु, PGAL 2 अणु। पहला स्टेप समझ में आया, कार्बोक्सिलीकरण, फॉस्फोरिलीकरण, अपचयन। चौथा स्टेप क्या था, ग्लूकोज का निर्माण। चलो हाँ 1,3 डाई PGL लिखा, 3 PGL फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दिया, वहां पर कैसे बना था ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, DHAP PGAL यानी 3 PGL, 3 PGL से हम एक लिया था फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, 1,3 डाई PGL बना था, यहां से फॉस्फेट निकाल दिया, फॉस्फोरिक एसिड लेके चला गया। अब देखो इस PGAL को, जो PGL के 2 अणु हैं वो तो शर्करा निर्माण में काम आ जाते हैं, कैसे उल्टा करो, 3 PGAL से क्या बना था 1,6 डाई फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, इससे क्या बना था फ्रक्टोज
6 फॉस्फेट, इससे क्या बना था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम से, और इससे क्या बना था? ग्लूकोज बना था बेटा। देखो कोई दिक्कत? पीजीएल के दो अणु जो है वो ग्लूकोज के निर्माण में काम आ जाते हैं और अपना ग्लूकोज बन गया। एक सेकंड इसको मैं वापस लिख देता हूं सही से। देखो क्या? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, लास्ट में क्या बना? हमें यही तो बनाना था, यही बनाना था ना। अब चलते ग्लाइकोलाइसिस। सुनना, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, पीजीएल 3 पीजीएल 1,3 डाइपीजीएल 1,3 डाइपीजी और 3 पीजीएल है। ग्लूकोज की प्रक्रिया उल्टी चल रही है, यानी कि इस स्टेप को रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। जैसे आया था ट्रांसक्रिप्शन, द कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, and reverse transcription mRNA converts into DNA। आया था जिस टाइम मोल बाय पढ़े, तो वही चीज यहाँ पर है। ग्लाइकोलाइसिस पहले बढ़ा, अब उल्टा करेंगे तो रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस आ जाएगा। दो अणु ठिकाने लग गए, आगे चलते हैं। ये जो 5 अणु है इस पीजीएल के, वो किस में बदल जाते हैं? 5 अणु जो है वो क्या बना देते हैं? डीएचएपी के 5 अणु में। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा? आइसोमरेज, एक दूसरे के आइसोमर है, ठीक है। इस डीएचएपी के 5 अणु जो है मेरे पास में, उस 5 के मैं 2 टुकड़े कर सकता हूं, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना। इस डीएचएपी के 5 में से 2 अणु इस पीजीएल के 3 अणुओं से मिलते हैं, ऐसे। ये पीजीएल, इसके 5 में से कितने अणु मिले? 3 अणु मिले। बनाया क्या? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, उससे बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कोई दिक्कत? ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट डीएचएपी के जो 3 अणु थे, और उस 3 अणुओं से मिलकर अपना काम ग्लूकोज बनाना हो गया। लेकिन हमें क्या करना? 5वां स्टेप, इसका रीजनरेशन करना है। रीजनरेशन मतलब वापस वहां जाके खत्म करना है। यहां तक चीज समझ में आई? यहां तक क्लियर? 2 अणु काम में आ गए। इसके 3 अणु डीएचएपी के 3 अणुओं से मिलते हैं और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। यही फ्रक्टोज जो डीएचएपी बना है उसके साथ में मिलता है और क्या करता है? 2 चीजें बनाता है। कितनी चीजें बनाता है? एक टुकड़ा है। कितनी चीजें बनाता है बेटा? 2 चीजें। कौन कौन सी है? एक तो है एरिथ्रोज। क्या है बेटा? एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, और एक बनाता है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, 2 चीजें बनी इन दोनों के योग से। क्लियर? कोई दिक्कत? डीएचएपी और ये पीजीएल के अणु मिलकर के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाए, जिससे एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बने। ओके, आगे चलते हैं। ये जो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, इस एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और डीएचएपी के कितने अणु बने थे? 5 में से 3 तो इधर गए, पीछे कितने बचे? ये डीएचएपी के 2 अणु इससे मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं? एक यौगिक बनाते हैं जिसका नाम है सीडोहेप्टुलोज। सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट, ये आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। इससे एक फॉस्फेट निकलता है जिससे बनता है सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। ठीक समझ में आई? सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। 2 अणु ठिकाने लग गए, 3 अणु ठिकाने लगे, 5 लग गए, पीछे कितने बचे? 2। चलो आगे देखते हैं। ये जो 2 अणु है, ये वाले, ये इस सीडोहेप्टुलोज के साथ में मिल जाते हैं। ये जो 2 अणु है,
CO2 हेप्टुलोज के साथ में मिल जाते हैं और दो चीजें बनाते हैं, जैसे इधर बनी वैसे बनेगी। क्या बनी? एक तो सेम यही बना जिसका नाम था जाइलूलोज 5 फॉस्फेट। एक और चीज बनी जिसका नाम था राइबोज 5 फॉस्फेट। ऊपर वाला था राइबुलोज, ये है राइबोज। अपना साइकिल पूरा हो गया। ये जाइलूलोज दो एक जैसे आपस में मिल जाएंगे, इस राइबोज को भी साथ में लेंगे, क्या बनाएंगे? राइबुलोज 1 राइबुलोज 1 राइबुलोज 1,5 नहीं, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। क्या बनाएंगे? मोनोफॉस्फेट। और राइबुलोज मोनोफॉस्फेट आगे क्या बनाना राइबुलोज मोनोफॉस्फेट से? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइबुलोज के पास में एक फॉस्फेट तो है ही, एक और फॉस्फेट लाएंगे तो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बनेगा। राइबुलोज मोनोफॉस्फेट मतलब पांचवें कार्बन पे एक फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट हम और ले आए। फॉस्फेट ले आएंगे कहां से ले आएंगे? एटीपी से। वो क्या रह जाएगा? एडीपी रह जाएगा। कितने आएंगे? क्योंकि हमें भी कितने बनाने हैं, तो ये RUMP जो है इसको RUMP कहते हैं, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। वो एक फॉस्फेट के साथ में राइबुलोज बिसफॉस्फेट में बदल जाता है। ठीक समझ में आई? एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं, इधर ध्यान दें बेटा, इधर देख। RUBP CO2 को रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में ग्रहण किया, जिससे पहला कार्बन क्या बना? पहला उत्पाद क्या बना? 3 कार्बन का 3PGA बना। ये 3PGA इसमें फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया होती है और 1,3 डाईपीजीए बनता है, जैसा ग्लाइकोलाइसिस है। यहाँ रटने की जरूरत ही नहीं, हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, वही चीज है। ठीक है, 1,3 डाईपीजीए बना, इसमें अपचयन हुआ, 1,3 डाईपीजीएल बना। फॉस्फेट को फॉस्फोरिक एसिड ले गया, 3PGL बना। कितने अणु बने? 12 बने। 12 में से 2 अणु तो ग्लूकोज के निर्माण में काम आ गए। अपना काम तो यही हो गया, CO2 को ठिकाने लगा करके हमें कार्बोहाइड्रेट बनाना था, बना दिया। लेकिन 2 अणु, बाकी 10 तो अभी भी पड़े, उनको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा, ऐसे चलेगा थोड़ी। ठीक है, तो उनको ठिकाने लगाने के लिए मैंने क्या किया? 4 भागों में बांट दिया। 2 अणु, 5 अणु, 3 अणु, 2 अणु। 2 अणु तो काम आ गए, यही मेन प्रक्रिया है। 3 अणु क्या करते हैं? इस PGL के 5 अणु DHAP के 5 अणुओं में आइसोमरेज एंजाइम से बदल जाते हैं, जैसा वहां पढ़ा था। ठीक है, और ये 3 अणु क्या करते हैं? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाते हैं, उससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दो चीजें बनाता है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलूलोज 5 फॉस्फेट। ओके, साइड में आओ। PGL के जो DHAP में से कुछ इधर काम आए थे, कुछ जो बचे हैं वो इस इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से मिल जाएंगे। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से मिलते ही 7 कार्बन का एक यौगिक बन गया, 7 कार्बन का एक यौगिक बन गया जिसका नाम था CO2 हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट। फॉस्फेट को निकाल दिया, CO2 हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। 7 फॉस्फेट 10 काम आ गए, पीछे बचे 2 PGAL से मिलता है, 2 चीजें बनाता है, जाइलूलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट। जाइलूलोज आपस में एक जैसे आपस में मिल जाते हैं, राइबोज को भी आपस में जोड़ते हैं, एक चीज बनाते हैं राइबुलोज। जब राइबोज जाइलूलोज से मिलेगा तो राइबो इधर से, लोज इधर से, राइबुलोज मिल गया, बन गया। राइबुलोज मोनोफॉस्फेट, तो राइबोज 5 कार्बन का है, उसके 5वें कार्बन पे फॉस्फेट है, एक और लगाऊं तो क्या बनेगा? राइबुलोज बिसफॉस्फेट, 1,5 बिसफॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट कहां से लाए? एडीपी से लाए। तो एडीपी से लाने पर क्या रह गया? एडीपी रह गया, एक फॉस्फेट इधर ऐड हो गया, तो क्या बन गया? आरयूबीपी बन गया। चीज समझ में आई? कोई दिक्कत? बिल्कुल, इसी को कहते हैं C3। अब C3 साइकिल जहां से स्टार्ट किया था वहीं खत्म। क्वेश्चन कैसे आते हैं? C3 साइकिल में सबसे पहला CO2 ग्राही कौन? RUBP। CO2 में सबसे पहले उत्पाद बनने वाला कौन? 3PGA। किस एंजाइम की उपस्थिति में? रुबिस्को एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो इस पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, पहली चीज। और ये रुबिस्को द्वैत प्रकृति के रूप में उपस्थित रहता है, कार्बोक्सिलेज के रूप में भी रहता है, ऑक्सीजनेज के रूप में भी रहता है। क्लियर? आगे देखो, पूरी प्रक्रिया होने के बाद में क्या बना? ग्लूकोज। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं।
एक क्वेश्चन, कितने एटीपी अणु और कितने NADPH2O का फॉर्मेशन हुआ? NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ। इधर कितने एटीपी? 12। इधर कितने एटीपी? 6। तो टोटल एटीपी कितने? इधर ले लेते हैं, टोटल एटीपी कितने? 6। टोटल NADPH2 कितने? 12 NADPH2। अगर CO2 के 6 अणुओं के लिए 18 एटीपी काम में आ रहे हैं और 12 NADPH2 काम में आ रहे हैं, तो CO2 के एक अणु के लिए कितने काम में आएंगे? 3 एटीपी काम में आएंगे, 2 NADPH2 काम में आएंगे। चीज समझ में आई? अगर 6 के बारे में पूछे तो हमें ये लिखना है, और अगर सिर्फ 1 के बारे में पूछे तो हमें कोई दिक्कत। ये है अपना C3 साइकिल। गॉट इट? चलो आज के लिए इतना ही। कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे C4 साइकिल के बारे में और CHEM साइकिल के बारे में। ठीक है? थैंक यू।